250 है ना, ये क्यूब रूट या nth रूट या फोर्थ रूट ये कई बार आ लिया। इससे पहले एक 1i माइनस आई वाला था। तो कैसे निकालते हैं, देखो 1 है, 1 का रूट nth रूट, जैसे क्यूब रूट कह रहा है तो इसका मतलब 1/3। अगर ये फोर्थ रूट कह रहा है तो इसका मतलब 1/4। और अगर ये nth रूट कह रहा है तो इसका मतलब 1/n, nth रूट। ये तो मीनिंग हुआ इसका। लेकिन ये निकलते कैसे हैं, क्या होते हैं, मान लिया एक को लेके दिखा रहा हूं, मान लिया ये x है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है, मान लिया x है वैल्यू, इसको फिर इसको भी दिखाएंगे बाकी भी। तो अगर इसको x मान लें, अब दोनों तरफ का क्यूब लें, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, और एक्स क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। अब इसको इधर लेके आओ तुम, तो ये एक्स क्यूब -1 हो गया, इसके फैक्टर करो, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब जो पहले वाले से निकालते हैं, इससे तो एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 1, और इससे क्या निकलेगी, लगाओ डी फॉर्मूला, सीधे चारे से क्या थी, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 आ गया ये, और अपॉन 2a। तो ये कितना हो जाएगा बताओ भाई, -1 प्लस माइनस √3i, आई तो आएगा ये, क्योंकि माइनस में है ना, -3, तो -3 का मतलब √3i। और अब इसको हम अलग अलग लिख लेंगे, देखो -1 प्लस √3i/2, एक तो प्लस वाला और दूसरे वाला माइनस वाला, -1 माइनस √3i/2, और एक ये था 1। तो इस तरह से इसके 3 रूट निकल के आए हैं, और इनको हम, ये तो 1 हो गया, इसको कहते हैं ओमेगा, और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसे निकले हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और इनमें एक खासियत होती है कि अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाता है, और इसका स्क्वायर करें तो ये आ जाता है। तो इसमें से कोई से को भी ओमेगा और कोई से को भी ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये होते हैं ओमेगा की वैल्यू, चाहे तो इसे कह दो चाहे इसे कह दो, ठीक है। ये इस तरह से ये क्यूब रूट्स हैं, क्यूब रूट्स हैं 1 के, क्योंकि 1 से तो निकले हैं सारे, तो इसलिए क्यूब रूट्स होते हैं। अब इनमें अगर देखो 1 की पावर 3 करेंगे, ये जो है ये इसे सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे ना सेटिस्फाई, क्योंकि निकले तो इसी से ही है, तो इसे सेटिस्फाई करेंगे। और तो अगर ओमेगा की वैल्यू यहां रखेंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो गया, होगा ही, सेटिस्फाई तो करेगा ही, क्योंकि निकला यहीं से ही है। तो इसका अगर क्यूब करते हैं तो 1 होता है ये, और अगर इसको रख लें तो ये भी ओमेगा की पावर 6 भी 1 ही है। इस तरीके से ये वैल्यू निकलती हैं, ये क्यूब रूट्स होता है। तो ये हमने जैसे करा, क्यूब रूट था। अब इसके अगर फोर्थ रूट लें तो फोर्थ रूट को 1/4 लिखेंगे, ठीक है। जब इसको 1/4 लिखेंगे तो इसकी पावर 4 कर दो दोनों साइड, तो x⁴ इक्वल टू 1 आ गया ये। अब इसको, इस 1 को इधर ले आओ, तो जब इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर इसके फैक्टर करें तो फैक्टर क्या होंगे, x² -1 और x² +1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो ये x + 1 x -1, और इसके बताओ x + i और x - i, यही तो होंगे। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल जाती है हमारे। देखो अब x की वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, देखो यहां से तो निकलेंगी -1, यहां से निकलेगी +1, यहां से निकलेगी -i, और यहां से निकलेगी +i। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन था जो आ रहा था ना उसमें, कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, जो हमने कंपोजिशन टेबल भी बनाई थी, वो यही तो था कि फोर्थ रूट्स हैं ये। अगर कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को प्रूव करो कि वो ग्रुप होता है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, ऐसे निकालोगे फोर्थ रूट, क्योंकि वो ऐसे भी लिख के दे सकता है कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, तो तुम्हें पता होने चाहिए कौन से होते हैं फोर्थ रूट्स। बस ज्यादातर थर्ड और फोर्थ तक ही पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता वो। और nth रूट्स वाला भी एक एग्जाम्पल था उसमें, वो भी तुम्हें कर लेना, nth रूट्स वाला भी, ठीक है। तो 1 ओमेगा अगर हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, एक अभी देखते हैं, तो देखो इसमें कैसा होगा, ये सिंपल है, किसी भी तरीके से कर लो। तो ये कंपोजिशन टेबल बना ली हमने,
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और इस तरीके से फिर हम यहाँ भी लिख देंगे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इनकी मल्टीप्लाई करके ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे, और ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया और ये ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर कंपोजिशन टेबल से हम बताना चाहते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं है, कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन की है, तो सिंस वही सारी चीजें, क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लिखोगे, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ द कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, हेंस इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। फिर उसके बाद में एसोसिएटिविटी होती है, इसमें एसोसिएटिविटी है ना, उसके बाद में फिर आइडेंटिटी, वन इज द आइडेंटिटी ऑफ द सेट, है ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी 1 है। और इनवर्स, अगर ओमेगा का इनवर्स देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर है, और ओमेगा स्क्वायर का देखेंगे तो ओमेगा है, इस तरह से इनवर्स निकल जाते हैं। अब हम करते हैं सिंपल, अगर तरीके से करना चाहते हैं, मान लें कंपोजिशन से नहीं करना, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे दिखाते हैं हम, तो फिर 2 एलिमेंट लेंगे इसके कोई, ठीक है। अब 2 एलिमेंट कोई भी अगर 1 और ओमेगा की मल्टीप्लाई करें या 1 ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करें, तो या फिर जनरल ऐसे लिखते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, और जी के अंदर एक जी सेट भी मान लेंगे कि जी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट ये हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ए बी जी के एलिमेंट हैं देन ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी जी का एलिमेंट होगा, ठीक है ना, इनकी प्रोडक्ट जो है जी के एलिमेंट होगी। इसके बाद है क्लोजर के बाद एसोसिएटिविटी दिखाएं, तो एसोसिएटिविटी में क्या दिखाओगे कि भाई 3 एलिमेंट लेंगे इससे कोई, भाई ए बी सी अगर 3 एलिमेंट हैं तो ये जी के एलिमेंट हैं, तो ए बी और सी इक्वल टू ए बी और सी के होगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव हो जाता है कि ये एसोसिएटिव होल्ड्स गुड, एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड, क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिविटी होगी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब इसमें आइडेंटिटी कैसे दिखाते हैं हम, कि आइडेंटिटी के लिए मान लिया कि 1 जो है 1 बिलोंग्स टू जी है, इसमें 1 ही तो है, आइडेंटिटी दिखाई दे रही है साफ, और 1 की मल्टीप्लाई हम किसी भी एलिमेंट के साथ में करते हैं ए के साथ, तो वो ए ही आएगा, तो इसका मतलब 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी। फिर इसके बाद अगर इनवर्स दिखाना चाहते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कैसे दिखाते हैं कि मान लिया ए अगर इसका कोई एलिमेंट है और देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी सच दैट ए बी इक्वल टू 1, तो है ही कोई भी एलिमेंट लें तो उसके लिए एक एलिमेंट जरूर है जो 1 दे रहा है, जैसे 1 ही लिया तो 1 के लिए 1 है जो 1 आ रहा है, ओमेगा लिया, ओमेगा के लिए ओमेगा स्क्वायर है जो 1 दे रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर इसका इनवर्स है। अगर ओमेगा स्क्वायर लें तो ओमेगा है जो 1 दे रहा है, वो ओमेगा इसका इनवर्स है। तो इस प्रकार से हमें ये दिखाना है। तो ये अगर हम एक इंटीजर्स का सेट लेते हैं, इंटीजर्स तो तुम जानते हो 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह से, और ये -1 -2 अप टू इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी तक, ये इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है, ये तुम जानते हो। अब इसमें एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है तुमने, डिवीजन एल्गोरिथम, ये वैसे 12th में और उससे पहले से भी 9th 10th में भी है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि जैसे देखो हमने ये लिया 28 को डिवाइड किया 3 से, तो 3 9 जा 27, 1 रिमाइंडर है। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी तो है, अगर 28 को तुम लिखना चाहो तो 3 × 9 प्लस रिमाइंडर, है ना। यहाँ यही चीज है कि अगर a को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर b से, तो ये आएगा b × q प्लस r, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, क्लियर है, ठीक है। ये r रिमाइंडर, और r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b, b से छोटा ही होगा, ठीक है ना। यही बात हमें याद रखनी है कि r जो है इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन 0, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है, अगर इसे पूरा पूरा डिवाइड करता हो तो r की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, इसकी ग्रुप की भाषा में सीख लो ये चीज़, है ना, क्योंकि यही लिखा पाएगा, फिर हमें ना समझें तो दिक्कत आ जाएगी। ये मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें समझा दिया है कि ऐसे लिखते हैं वैसे डिवीजन एल्गोरिथम को। अच्छा, एक फिर डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी इन सेट ऑफ इंटीजर्स, डिविजिबिलिटी इन सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट में डिविजिबिलिटी ये क्या चीज है, इसको पढ़ते हैं। देखो अब इसमें यह कहता है एक बात
कि अगर मान लिया ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो अगर ए बी को डिवाइड करता है, वैसे तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है कि अगर देखो और हाँ डिवाइजर को भी सीखो, ये ऐसे लिखता है ए बी को डिवाइड करता है, ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, यहाँ लिखने का तरीका है इसमें ये। तो इफ ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी एंड ए इज ए डिवाइजर ऑफ डी, ए अगर बी को डिवाइड करता है, ए डी को डिवाइड करता है, देन ए डिवाइड्स बी प्लस डी, ए डिवाइड्स बी प्लस डी। तो ए जो है वो बी प्लस डी को भी डिवाइड करेगा। जैसे मान लिया 3 डिवाइड करता है 9 को और 3 डिवाइड करता है 15 को, तो 3 डिवाइड करेगा 15 9 प्लस 15 को करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ये 24 को डिवाइड करेगा ये। तो ये इसकी भाषा में इसकी लैंग्वेज ये है, ए डिवाइड करेगा बी प्लस डी को। अच्छा, फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी है, इसमें एक टर्म आई है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी सीख लो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, अगर मान लिया कि इस तरह से है डी, तो जैसे हमने ये लिखा कि 4 जो है ना वो डिवाइड करता है 8 को और 4 डिवाइड करता है 12 को, ठीक है। और एक ऐसा नंबर 2 है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 12 को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब इसमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 4। तो 4 इज ए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। अब इसने उसमें लिखा है मैथमेटिकल फॉर्म में कि अगर मान लिया कोई नंबर इस तरह से c है, c इज ए डिवाइजर ऑफ a, c इज ए डिवाइजर ऑफ b एंड d इज ए डिवाइजर ऑफ c, ठीक है। d इज ए डिवाइजर ऑफ c, d अगर c को डिवाइड कर रहा है, c a को डिवाइड कर रहा है, c b को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इनमें से बड़ा कौन सा हुआ? c हुआ। तो c इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये ऐसे लिखता है c इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। ये देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह से लिया है मैंने, जैसे 4 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा है 2। तो जो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 में और 4 में दोनों में बड़ा कौन सा हुआ? 4 हुआ। तो 4 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसे यहां से हमने लिया है कि अगर मान लिया सी ए को डिवाइड करता है, सी बी को डिवाइड करता है, लेकिन एक डिवाइजर ऐसा भी है डी जो सी को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब सी हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ग्रेटेस्ट बड़े वाला जो डिवाइजर होगा उसको। और इसको एक लैंग्वेज और भी लिखी है इसने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के बारे में, सी इक्वल टू, देखो ये लिखा है सी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए ये भी लिखा जाएगा सी इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। ए देखो सी जो है ना ए को भी डिवाइड कर रहा था, बी को भी डिवाइड कर रहा था। सी ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी। तो इनके ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, एक्स ए प्लस वाई बी से लिखा जा सकता है इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए। तो देखो ये जो है ना ये हमारे इंटीजर्स हैं एक्स वाई। अब तो लिख लोगे तुम, ऐसे बहुत सारे ढूंढे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही है, जरूरी नहीं है कि एक ही है, बहुत सारे हो सकते हैं। 4 इक्वल टू, भाई एक तो ये हो गया x इंटू 1, नहीं सॉरी 8 इंटू 1 प्लस 12 इंटू -1। और बताना जरा, 8 इंटू 2 ये 16 हो गया, और 12 इंटू नहीं ये पहले वाला क्या था? 8 इंटू -1, 8 इंटू -1 और 12 इंटू 1, और फिर हो सकता है 8 इंटू 2 प्लस 12 इंटू -1, है ना। ऐसे भी तो हो सकता है 16 माइनस 12 तो भी 4 आ जाएगा। तो ये कह रहा है एक्स वाई ऐसे इंटीजर हो सकते हैं, ढूंढे जा कई सारे वो हो जाएंगे। एक तरह से इक्वेशन तो है ये, है ना, उस इक्वेशन के वो रूट्स ढूंढने कि 4 आ जाए, ठीक है। ये तो ये हो गया हमारा। अब इसमें और चीज आती है, अच्छा इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसने बताया कि ए बी इक्वल टू सी, ऐसे भी लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी।
डिनोटेड ए बी, बस ए बी ऐसे इस तरह से लिख देंगे हम, तो इसका मतलब मीनिंग भी यही निकलता है कि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। अच्छा, इसके बाद इसमें आता है रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, पहले प्राइम पढ़ते हैं, प्राइम का मीनिंग क्या है। चलो, रिलेटिवली प्राइम और प्राइम दोनों चीज पढ़ेंगे। तो यहां जैसे हमने कहा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसका मीनिंग है ना, अगर केवल ऐसे लिखा तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसी का 1 हो तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोलते हैं उसको। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स जैसे बताओ, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको कोई डिवाइड ना करता हो, केवल 1 ही डिवाइड करता हो। जैसे 4 और 5 ले लिया हमने, ठीक है, कुछ भी ले ले, ये 1 आएगा इसको, और कोई डिवाइड ही नहीं करता दोनों को मिला के। और 8 और 9 ले लिया, समझो ये क्या कह रहा हूं मैं, ये 1 आ गया, इसका भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है इनका। अच्छा, एक इसमें और आते प्राइम नंबर्स, तुमने पढ़े हैं प्राइम। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बताओ, प्राइम नंबर्स कौन से? हाँ, मतलब वो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता हो और किसी से डिवाइड ना हो तो वो प्राइम नंबर है। क्या 1 प्राइम नंबर है? हाँ, 0 और 1 को छोड़कर, ठीक है ना, 0 और 1 को छोड़कर इससे आगे जो नंबर स्टार्ट होते हैं वो सब हमारे प्राइम नंबर हैं। ये कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इससे आगे 2 है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 2 से स्टार्टिंग है प्राइम नंबर्स की। और सबसे छोटा प्राइम इवन प्राइम नंबर है 2। उसके बाद 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है और 11 है, 13 है। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स हैं हमारे। लेकिन इसमें भी एक हमने ढूंढा है रिलेटिवली प्राइम। देखो, ये 8 और 9 या 4 प्राइम नहीं है, है ना, और 8 भी यहाँ पे 9 भी नहीं है प्राइम, लेकिन इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, इसलिए इसको हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी ये प्राइम ना होने के बावजूद भी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, और इनको हम को प्राइम भी बोलते हैं। नहीं, जोड़ने से मतलब नहीं है, ये जोड़ने पे 4 और 5 9 है, 9 थोड़ी ना प्राइम नंबर है। उनके डिवाइजर, उनका डिवाइजर 1 के अलावा कोई और ना हो, उसे हम बोलेंगे रिलेटिवली प्राइम। उनका डिवाइजर जो इसको डिवाइड करता है, एक तो 2 डिवाइड कर रहा है इसको, कुछ इसको 5 डिवाइड कर रहा है, उसके अलावा तो कोई डिवाइजर है ही नहीं। लेकिन इनमें ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड करता हो ऐसा नंबर, तो वो तो 1 ही है और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कह रहा है ये। अच्छा, एक चीज और भी इसने बताई है, ये तो वैसे तुम भी जानते ही हो, कि अगर P जो है ना, P डिवाइजर है ए बी का, P प्राइम नंबर है कोई और वो ए बी का डिवाइजर है, P ए बी का अगर डिवाइजर है, तो इसका मतलब है कि P डिवाइड्स A, P इज ए डिवाइजर ऑफ A एंड P इज ए डिवाइजर ऑफ B। या आ जाएगा कि अगर P ए बी को डिवाइड करता है, जैसे अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं, हमने लिया मान लिया 3 और ये 60, और 60 को हम लिख लेते हैं 5 इंटू 12, इस तरह से, क्योंकि 2 नंबर में लिखना है ना, A और B। तो 3 जो नंबर है, अगर वो 60 को डिवाइड करता है, 60 आ रहा था ना, तो या तो 3 5 को या 3 12 को, इनमें से एक को जरूर डिवाइड करेगा। ये है इसका मीनिंग कि अगर P इज ए डिवाइजर ऑफ ए बी, इट मींस P इज ए डिवाइजर ऑफ ए और P इज ए डिवाइजर ऑफ B, किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये अगर हम कोई इंटीजर्स का सेट लेते हैं, अगर हम इंटीजर्स का सेट, तो तुम जानते हो क्या लेंगे हम भाई, 0 1 2 इस तरह से, और -1 -2 इस तरीके से इधर लेंगे हम। इस इंटीजर्स के सेट में A अगर कोई इसका एलिमेंट है, ये समझना अब रेजिड्यू क्लास का मीनिंग, A अगर कोई इंटीजर्स का इसका सेट का एलिमेंट है, देन
रेजिड्यू क्लास ऐसे लिखी जाती है, ये रेजिड्यू क्लास का सिंबल है, इसको बोलते हैं रेजिड्यू क्लास ए मोडुलो एम, इसको बोलते हैं रेजिड्यू क्लास ए मोड्यूलो एम। इसका क्या मीनिंग है रेजिड्यू क्लास ए मोडुलो एम, कि ये इसने एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, यानी कि इंटीजर्स के इसमें से कोई एलिमेंट लेना है। इसमें जो सेट है ये एक सेट है, अब इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक्स की तरह के एलिमेंट, और एक्स कहाँ से लिए हैं, इस सेट में से लिए हैं, इंटीजर्स के सेट में से। लेकिन किन को लेना है, अब इसकी शर्त ये है कि x माइनस ए इज डिविजिबल बाई एम, x माइनस ए इज डिविजिबल, अब मैं बना के दिखाता हूं इसे, इज डिविजिबल बाई एम। अब जैसे तुमने वो पढ़ा क्वेश्चन, क्या था क्वेश्चन दूसरा तीसरा कौन सा था, वो क्या था उसमें कि सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, तो देखो मॉडुलो 5 ये बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये इसमें से लेने हैं इंटीजर्स के सेट में से, कि जैसे हमने लिया मान लिया 1, तो 1 माइनस 5 क्या डिविजिबल है 5 से, ये देखना है हमें। तो 1 तो नहीं है, तो इसमें 1 नहीं लेंगे। सबसे पहले तो एलिमेंट क्या आएगा इसमें, 5 आ जाएगा, 0 भी आएगा क्योंकि 0 माइनस 5 तो 5 से डिवाइड होता है। फिर उसके बाद 5 आएगा, 5 के बाद 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 5 डिवाइड होता है 5 से, ठीक है। तो इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से ये इसमें आ जाएंगे। ये होता है हमारा रेजिड्यू क्लास मोडुलो 5। और ये हमसे इसमें पूछना चाहता है कि डज द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मोडुलो 5 फॉर्म ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, कि क्या ये एक ग्रुप बनाता है। तो अगर हमने ये लिया है 5, अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसके, देखो इस मैंने क्या बताया, इसका क्या मीनिंग है, x माइनस ए, क्या x माइनस ए, अगर 0 को लेते हैं तो 0 माइनस ए क्या डिविजिबल है 5 से, तो वो -5 आएगा, ठीक है ना, इसलिए वो डिविजिबल है। अच्छा अब ये देखना है कि क्या ये जो सेट बना है क्या ये ग्रुप है, तो ग्रुप की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी इसे शो करनी चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या ये सेटिस्फाई करता है, बताओ। अगर हम कोई इसका एलिमेंट लें और इसने कंपोजिशन क्या दी हुई है, एडिशन की है, एडिशन करना है हमें, काम क्या करना है एडिशन का, तो देखो करके, तो 5 को ऐड करो, 2 एलिमेंट लो कोई भी, 5 और 15 लिया तो 20 आ जाएगा। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी ले रहे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर हमने मान लिया इसके 2 एलिमेंट लिए, ठीक है, मान लिया 5 और 10 ले लिए, तो 5 और 10 का जोड़ कितना आएगा 15, और 15 इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर उसी एलिमेंट जो हैं सारे ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा क्लोजर प्रॉपर्टी कि 5 बिलोंग्स 5 प्लस 10 इक्वल टू 15, और वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, चलो ऐसे लिख लो, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 बिलोंग्स टू रेजिड्यू क्लास 5, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। अच्छा इसके बाद एसोसिएटिविटी भी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद और क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है इसकी बताओ, 0 आइडेंटिटी है इसकी। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, 5 का इनवर्स -5, वो भी तो इसके अंदर होंगे, ठीक है ना, माइनस वाले भी होंगे सारे एलिमेंट इसके अंदर, 0 से इधर -5 -10 वो भी सारे एलिमेंट होंगे, तो इसके अंदर इनवर्स भी होगा। ये किसी भी एलिमेंट का इनवर्स लेंगे तो वो भी होगा। अगर A इसका एलिमेंट है, A बिलोंग्स टू रेजिड्यू क्लास 5, देन -A ऑल्सो बिलोंग्स टू रेजिड्यू क्लास 5। तो इस तरीके से हम ये दिखा देंगे कि ये ग्रुप है, ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होती हैं, तो इस तरह से ये ग्रुप है।
तो ये हमने एक नई टर्म आई है हमारे लिए, रेजिड्यू क्लास इसमें, ठीक है ना। यही मीनिंग हमें समझना है। रेजिड्यू क्लास का मीनिंग है कि इसमें ऐसे एलिमेंट लिए जाने हैं कि उसमें से अगर हम इसको माइनस करें, है ना, कौन कौन से एलिमेंट, जैसे 1 था, 1 में से इसको माइनस करा तो वो डिवाइड नहीं हो रहा था, हमने नहीं लिया। 2 में से इसे माइनस करेंगे, 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो हम नहीं लेंगे। 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 5 माइनस 5 जीरो होता है, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये हमने रेजिड्यू क्लास 5 दिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं।